अच्छा, मंसूर साहब फाइल दो। चले जी, शुरुआत करें। अरबाब साहब आप बैठ जाएं प्लीज, आपने बहुत तंग किया। चले शुरुआत करें। यार एक तो फोन सारे साइलेंट कर लीजिएगा प्लीज, आपस में बात ना करें, बड़ी मेहरबानी होगी। थोड़ी पुरसुकून, हम किस्मत ही करते हैं प्रेस कम, पुरसुकून हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप भाइयों से और बहनों से गुजारिश है। चलें जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम कराची के आज साफ़ी भाइयों का और बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज तशरीफ़ लेकर आए। सबसे पहले तो मैं आपको और पूरी पाकिस्तान की कौम को एडवांस में जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वैसे तो 14 अगस्त को पूरी कौम जश्न आज़ादी मनाती है, लेकिन इस बार जोश कुछ ज़्यादा है कि पहले से ही तकरीबात जो हैं वो पूरे मुल्क में शुरू हो चुकी हैं। सिंध हुकूमत ने भी बढ़ चढ़ कर जो है वो इस बार जश्न आज़ादी को मना रही है, और आज भी तकरीबात सरकारी हैं, कल भी हैं। तो ये 77th जो हमारा जश्न आज़ादी है वो पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक। और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये ख्वाहिश और दुआ होगी कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम रहे, पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं उनको हम फेस कर सकें, यूनिटी के साथ, फेथ के साथ, डिसिप्लिन के साथ। जो हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जो हम सबको एक दर्स दिया है, उसके साथ हम आपस में यूनाइटेड हों। हम आपस में तमाम उन जो हमारे जो इख्तलाफात हैं या नज़रियाती इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करके पूरी कौम मुत्तहद हो जाए और पूरी कौम एक आवाज़ बनकर जो है वो इन चैलेंजेस का मुकाबला करे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हुकूमत सिंध की कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी जो हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हुकूमत सिंध काम कर रही है उसके बारे में भी आपको आगाह किया जाए, और जो कुछ चैलेंजेस हैं उनके बारे में भी। 2-3 सेगमेंट होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के। मैं कोशिश करूँगा कि हर चीज़ बहुत शॉर्ट में बताऊँ, और फिर उसके बाद कुछ पॉलिटिकल चीज़ें जो हैं, कुछ लोगों के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ पार्टियों के बयानात हैं, उसको भी हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो पहले मैं मुख्तसर बताता चलूँ कि मैं शुरुआत करूँगा अपने महकमे से कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है, जो इस वक्त करंट और बहुत ही एक टची टॉपिक है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया में सबसे हम लाइटली इस टॉपिक को लेते हैं, वो है मंशियात। जैसे मैंने कहा, मंशियात का स्प्रेड बहुत बढ़ रहा है। रिसेंटली मेरी मीटिंग हुई थी, उसके बाद मेरी बातचीत नहीं हो सकी, तो मैंने कहा सारी वो बातें कर लूँ। मेरी मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, जब फर्स्ट टाइम ओथ लेकर कराची आए थे, और उन्होंने जब पहली मीटिंग की थी लॉ एंड ऑर्डर की, तो उसमें पहले उन्होंने एम्फसाइज़ किया था वो मंशियात पे, और उनका आखिरी जो नोट था वो भी मंशियात पे था। उसके बाद फिर एक हाई लेवल कमेटी बनी जिसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स वाले हैं और कस्टम्स के लोग हैं, मुख्तलिफ फेडरल गवर्नमेंट के और सूबाई महकमों के लोग हैं। एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी जो मंशियात के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होनी है, और उसमें फिर हमने जिस तरह कहा कि हम अब यूनिवर्सिटीज़ में भी वो शुरू करने जा रहे हैं, और फेडरल गवर्नमेंट ने भी इंडोर्स कर लिया। ये आइडिया पहले हमने शुरू किया, फेडरल गवर्नमेंट से भी वो इंडोर्समेंट लेकर आए कि जी अब यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है वो रैंडम टेस्ट होंगे और मंशियात के रोकथाम के फ़रोग के लिए हम काम करेंगे। तो अभी सारी चीज़ों के बाद हमने ये फैसला किया कि हम अब मज़ीद सिंध हुकूमत जो है वो जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो मज़ीद बनाने जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में ज़रूरत है। इस वक्त सबसे ज़्यादा रिहेबिलिटेशन सेंटर अगर पाकिस्तान में कहीं हैं तो वो सिंध में है, पंजाब में शायद कोई एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है। और मुझे जो पता चला है, मैं वो शेयर करता हूँ कि बहुत वो दर्दनाक बात है कि इस वक्त हमारे पास 400 लोगों को ट्रीट करने की जो है सहूलत है, वो हम उनको ट्रीट कर रहे हैं,
लेकिन वेटिंग में जो एप्लीकेशन है वो 7,000 हैं। 7,000 लोग पेंडिंग में हैं जो कि अपने आप को खुद चाहते हैं कि वो रिहेबिलिटेशन में आए। तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब भी बहुत ज़्यादा इस मामले में टची हैं और उन्होंने भी ये कहा कि जी आपको जो जहाँ जहाँ फैसिलिटीज़ चाहिए, क्योंकि जो कानून है सिंध का उसमें यह कि ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम है, फिर विद द हेल्प ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। तो हम सोशल वेलफेयर को भी साथ रख रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी, मिनिस्टर साहबा जो है वो बहुत ज़्यादा मदद कर रही हैं। तो हम मज़ीद इसमें हम जाना चाह रहे हैं कि ये नारकोटिक्स जो है वो बहुत ख़तरनाक एक चीज़ है। और मैं आपको सबको बता दूँ कि इसको कोई लाइटली ना ले। इस वक्त पाकिस्तान में बाकी 100 चैलेंजेस होंगे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मंशियात का है। हमें आपकी और हमारी नस्लों को इस मंशियात से बचाना है, ये हम सबका फ़र्ज़ है। वरना अगर खुदा न खासा ये नस्ल अगर मंशियात से हम नहीं बचा सके तो फिर एक बहुत बड़ा पछतावा होगा। और बेहतर है कि हम अभी सब जो है उसमें, चाहे सिविल सोसाइटी है, चाहे गवर्नमेंट्स हैं, चारों सूबों की गवर्नमेंट्स है, वफाकी हुकूमत है, या आपकी NGOs हैं, NGOs जो बहुत सारा इदारे काम कर रहे हैं, मैं सबको बोलूँगा कि साथ आएँ। और अब मैंने ये भी हमने प्लान किया है कि 14 अगस्त के बाद, यौम आज़ादी के बाद, एक हम सेमिनार नारकोटिक्स वाले करने जा रहे हैं, जिसमें हम सारे NGOs को बुला रहे हैं, सारे सिविल सोसाइटी के जो मेन सेक्टर्स हैं उनको बुला रहे हैं, ताकि आप सब आगे आएँ और मिलके फिर इसकी अवेयरनेस में और लोगों को रिहेबिलिटेट करने में जो है वो हम लोगों को उसमें हम मदद करें। तो इसमें जो एक्साइज डिपार्टमेंट में बता दूं कि हमने जब से एक्साइज का महकमा मेरे पास आया और हमने नई गवर्नमेंट हमारी नई बनी है केयरटेकर के बाद, अभी तक जो है 178 केसेस हमने रजिस्टर किए हैं, जो कि एक्साइज पहले पूरे साल में ये कर भी इतनी नहीं होती थी, लेकिन अब वो तो स्पीड आई है। 178 केसेस किए हैं, 200 लोग जो हैं वो इस वक्त गिरफ्तार हुए हैं। और इसमें काफ़ी लोग जो है मुकाबले में जो ज़ख्मी भी हुए हैं और कुछ जो है उनका इनकाउंटर भी हुआ है। और उसमें पूरी डिटेल है कौन कौन सा नशा, और मैं उस डिटेल में नहीं जाता, मैं आपका टाइम कीमती समझता हूँ। इसी तरीके से अभी एक और काम भी हम शुरू करने जा रहे हैं, वो भी मैं कराची के लोगों को ख़ासतौर पे मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जो हमारी चल पहले मैं इसको नारकोटिक्स में एक और चीज़ भी कर दूँ आपको। नारकोटिक्स में जो सिंध पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, और सिंध पुलिस का जो है वो टोटल नंबर ऑफ रेड सिंध पुलिस ने किए हैं 5,629 रेड्स किए हैं, 6,396 FIRs काटी हैं मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़, और 7,571 मंशियात फरोश सिंध हुकूमत ने, सिंध पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। 7,571, क्योंकि सिंध पुलिस का नेटवर्क माशाल्लाह हर जगह पे, हर SHO लेवल जो है उनका हर टाउन लेवल पर है और नीचे लेवल पर है, तो उस पर अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं। नारकोटिक्स रिकवर्ड सीज उन्होंने किए 5,096 kg जो है उन्होंने नारकोटिक्स रिकवर किए। और ड्रग डीलर्स के साथ जो है 14 मई से लेकर 31 जुलाई तक जो एक्शन हुआ है उसमें 316 लोग जो हैं उस वक्त जेल में पड़े हुए हैं, और 5 गैंग जो एलिमिनेट किए हैं। सिंध पुलिस पे हमेशा तनकीद भी ज़्यादातर लोग करते हैं, और मैं देख रहा था आज भी एक बड़े चैनल पे सुबह को प्रोग्राम में वो स्ट्रीट क्राइम और उस पर आ रहा था। तो मैं पुलिस की बात बता दूं आपको कि पुलिस ने जो है जो अभी एक्शन किया है केयरटेकर गवर्नमेंट के बाद, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई, उससे स्ट्रीट क्राइम ख़त्म मैं नहीं बोलूँगा हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी हद तक जो है वो कम हुआ है। और कुछ 224 केसेस जो हैं वो रॉबरी के डिटेक्ट हुए हैं, 189 जो अक्यूज़ वो अरेस्ट हुए हैं। क्रिमिनल जो हैं 57 क्रिमिनल मारे जा चुके हैं पुलिस के मुकाबले में। और स्ट्रीट क्राइम का अगर अलग करूँ, ये जो मैं आपको रॉबरी केसेस बताया था, स्ट्रीट क्राइम का अगर बता दूं आपको, तो स्ट्रीट क्राइम में नंबर ऑफ इनकाउंटर्स जो पुलिस के हुए हैं वो 1,982, और रेड हैंडेड कैप्चर्ड लोग पकड़े गए हैं वो 3,580, गैंग्स बस्टेड जो है 480, डेकॉइट्स और क्रिमिनल जो मारे गए हैं वो 212 डेकॉइट और क्रिमिनल पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। नोटिफाइड डेकॉइट्स किल्ड जो हैं वो 3, और डेकॉइट्स क्रिमिनल अरेस्टेड जो है वो 8,163 लोग अरेस्ट हुए हैं, 8,163। हाईवे डेकॉइट्स रॉबरी जो है वो एक जो उसको पकड़ा गया है, और हाईवे डेकॉइट्स रॉबर जो है वो 3 अरेस्ट हुए हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली सिर्फ नेगेटिव खबरें चलती हैं, लेकिन जो पुलिस काम कर रही है, जिस तरह पर निज़ाम चल रहा है, ये नहीं कि पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई, तो उसको भी मेरे ख्याल से हाईलाइट किया जाए तो बेहतर है। रिकवरी ऑफ इलिसिट वेपन्स जो है, एंटी एयरक्राफ्ट गन 5 पकड़ी गई हैं, LMG G3 राइफल जो है 12 पकड़ी गई हैं, क्लैशनकोफ 81, शॉट गन 214, पिस्टल रिकवरी जो है वो 4,796,
ग्रेनेड्स जो हैं वो 24 ग्रेनेड्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के लोगों से पकड़े गए हैं। डेकोइट्स जो कच्चे में जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें 43 डेकोइट्स जो हैं वो मारे गए हैं अभी तक। 43 डाकू सिंध पुलिस ने मारे हैं और उसमें डेकोइट्स अरेस्टेड 171 हुए हैं, वेपन्स रिकवर्ड 200 हुए हैं। पुलिस के 11 जवान इस पूरे ऑपरेशन में शहीद हो चुके हैं और 16 जो है पुलिस के हमारे जवान जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो मैं वो गुजारिश करूँगा कि रोज़ जहाँ पे हमें स्ट्रीट क्राइम पे बताया जाता है, मेरी गुजारिश होगी, ठीक है आप खबर बताएं, खबर आप दें, लेकिन ये भी कोशिश ये भी बताएं कि जी पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी भी नहीं है, पुलिस जो काम कर रही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं और मैं ये मना नहीं कर रहा, ना इसको प्लीज़ कोई गलत मिसाल में पुलिस के पैकेज बनाना शुरू कर दें। आपको पता है इस वक्त, अब मैं शहर का नाम नहीं लेता, दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है, ठंडा मुल्क, सब वहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ स्ट्रीट क्राइम की वर्स्ट पोजीशन है, वर्स्ट पोजीशन है। वहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन पे यूँ बात करके आप सड़क पे जा नहीं सकते, साइकिल पे लोग आके उठा के ले जाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस मुल्क का, किस शहर का नाम ले रहा हूँ। वहाँ पे आप मोबाइल पे बात करोगे, कोई वॉच पहनोगे, कोई बैग लोगे आप, तो 1 सेकंड में जो आपका वो कैप्चर हो जाएगा। और वहाँ की पुलिस के पास जब कंप्लेंट लेके जाते हैं तो पुलिस कहती है कि प्लीज़ डोंट रेजिस्ट ना करें इन क्रिमिनलों के साथ। आप अभी गूगल पे सर्च करें, आपको उस मुल्क का, उस शहर का नाम नजर आ जाएगा। और उसके बहुत बड़े जरीदे जो हैं, मुझे उस जरीदे में कोई एक खबर दिखा दें उस मुल्क में कि जी उस मुल्क में ये हो रहा है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हम नेगेटिव खबर को ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं। जब नेगेटिव खबर को हम पोर्ट्रे करते हैं तो पूरी दुनिया समझती है कि यहाँ पर सिर्फ नेगेटिविटी कोई हो रही है, लेकिन हम पॉजिटिविटी दिखाएं कि ये ठीक है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, हुकूमत का काम है, पुलिस का काम है। कहीं कमी कोताही ज़रूर होती होगी, मैं ये नहीं बोल, लेकिन नीयत ठीक है। चीफ मिनिस्टर साहब की नीयत ठीक है, होम मिनिस्टर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं। होम मिनिस्टर साहब ज़िया निजार साहब, IG साहब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं। पूरी उनकी टीम अच्छे तरीके से काम करे, तो पूरी फोर्स का जो है वो माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, वो उसी ट्रैक पे काम करें। लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं अगर चैलेंजेस हैं, लेकिन वो पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये नहीं कि पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई, पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसके बाद एक और इशू जो है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़े में बड़ा इशू है, वो है एनर्जी का, बिजली के बिलों का। इस वक्त बिजली के बिल बहुत महंगे आ रहे हैं, लोगों की बर्दाश्त जो है वो उससे ज़्यादा लोगों के बिल आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब बहुत दफ़ा ये मैटर जो है वो मीटिंग्स में उठा चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और वफाकी हुकूमत को उन्होंने ये बहुत दफ़ा बहुत सीरियसली कहा है कि जी बिजली के बिल कम किए जाएं, आवाम को रिलीफ दिया जाए। रिसेंटली ही पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने बहुत अप्रोच किया है फेडरल गवर्नमेंट को, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई आवाम को खुशखबरी मिलेगी। लेकिन मैं एक चीज़ वादे करना चाहता हूँ, और मेरी दोस्त ये बात बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ। हमेशा ये ताना लगता है कि यार सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, बाकी हुकूमतों ने काम किए हैं। आज ये प्रूव हो चुका है, आज ये प्रूव हो चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो काम किया है, आज पूरा पाकिस्तान जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ देख रहा है। एनर्जी में पूरा पाकिस्तान सिंध हुकूमत की तरफ देख रहा है। इस वक्त अगर जो सिंध हुकूमत का विजन था, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का विजन था, जिसको जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद की हुकूमत गिराई गई तो उसके बाद वो मंसूबे बंद किए गए। दूसरी पार्टी की हुकूमत आई तो वो मंसूबे बंद किए गए। वो मंसूबे मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने आके शुरू किए 2008 की हुकूमत के बाद। और आज मैं कहता हूँ अगर वो विजन जो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया, आज पूरे पाकिस्तान को रिलीफ वही विजन ही दे सकता है। और अब जितने भी पाकिस्तान के इकोनॉमिक के जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, जितने एनर्जी के एक्सपर्ट्स हैं, वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पाकिस्तान में अगर सस्ती बिजली कहीं से बन सकती है तो वो थर पार करके कोयले से बन सकती है। ये बात आपको शर्जील मेमन नहीं कह रहा, ये एक सिंध का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं कह रहा। आप जितने भी मीडिया के हाउसेज हैं, जितने मेरे जर्नलिस्ट बैठे हैं, आप इस वक्त पूरे पाकिस्तान के एनालिस्ट को बिठा लें, 100 शो कर लें, कहेंगे कि जी अब ये नतीजे पे पहुंचे हैं कि जहां से हमारा इंपोर्टेड कोल आ रहा है उसको अब डिस्करेज किया जाए, सबको इस चीज़ पे इनकरेज किया जाए कि सब थर का कोयला इस्तेमाल करें और थर से बिजली बने। और थर से इस वक्त सबसे
सस्ते में सस्ती बिजली बनाई जा रही है। जो आवाम को जो टैक्सेस देने पड़ते हैं, कभी फर्नेस ऑयल की बात में, कभी इंपोर्टेड कोल की तरीके से, अब थर से पाकिस्तान की सस्ते में सस्ती जो है वो बिजली बनाई जा रही है। और हमने कहा था, और ये विजन था मोहतरमा जरदारी साहब का। और अगर आपको बताऊं कि थर पार्कर में इतना कोयला है कि 200 साल तक अगर पाकिस्तान उस कोयले को एक्सपोर्ट करे तो वाकई ये मुल्क जो है ना, ये कहां से कहां पहुंचा है। तो ये विजन